हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथी आज की क्लास में हम 1 वीक सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आ चुके हैं और आप सबको पता ही होगा कि इस बार 2024 के अंदर आपके न्यू सिलेबस में कुछ चेंजिंग की गई है मेरे प्यारे साथी। यानी राजस्थान के तमाम उन विद्यार्थियों को बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर के 1 वीक सीरीज के अंदर आपके एग्जाम के अंदर जो आपके लिए एमसीक्यू रहने वाले हैं, जहां से आप मेरे प्यारे साथी पास होना चाहते हो, आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा यहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि आपको इसी एक प्लेटफॉर्म से ही सारे के सारे सब्जेक्ट की ऑल वीडियोस, ऑल पीडीएफ, ऑल नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या रहेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो भारतीय साहित्य परंपरा के अंदर रहेगा। यानी आज की वीडियो के अंदर हम भारतीय साहित्य परंपरा का बारे में चर्चा करेंगे कि इसका किस तरीके से विकास हुआ, हिंदी भाषा क्या थी, साहित्य क्या था। क्योंकि आप सब जानते हो कि हिंदी एक भाषा है और साहित्य क्या चीज़ होती है। साहित्य होता है भैया जो चीज़ हमारे मन में आता है, हमारे विचार होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं गद्य में या पद में उसे लिख देते हैं, वो हमारी क्या होती है, साहित्य होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी आज की क्लास का हमारा जो टारगेट है वो पहला है कि भारतीय साहित्य परंपरा क्या चीज़ है, फिर आते हैं कि भारतीय साहित्य परंपरा का स्वरूप क्या चीज था। आपको पता है कि अलग अलग, देखिए मेरे प्यारे साथी, आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी के ऊपर चर्चा करोगे तो हिंदी के अंदर आपको बहुत विवाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं मेरे प्यारे साथी। तो आपको उसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि काफी विद्यार्थी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि सर हम अगर भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, हम चाहे रीति काल पढ़ रहे हैं, चाहे हम वीर गाथा काल पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर हमें दे रखा है सर कि 1000 से लेकर 1350 ईस्वी, कहीं पर दे रखा है भैया 800 से लेकर 1000 ईस्वी। तो सर कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए मेरे तमाम साथी, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। एक तरीके से बात करें, दोनों सही भी है और गलत भी है। अगर हम नजरिए से देखें, सही तो है कि जिसने सही लिखा, यानी जिसने अपने अकॉर्डिंग लिखा उसके अकॉर्डिंग तो वो सही है। यानी ये ऐसा क्यों मिल रहा है हमें, डाटा अलग अलग क्यों मिल रहा है? इसका एक ही रीजन है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है, इसलिए सबने अपने अपने अकॉर्डिंग वो डेट डाली। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने अकॉर्डिंग डाली है। तो इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जानेंगे भाषा साहित्य क्या है एक तरीके में। यानी भाषा और साहित्य में भैया गहरा संबंध है, यानी दोनों एक ही रूप है एक तरीके के, जैसी भाषा वैसा ही सब रूप साहित्य। ठीक है, भाषा और साहित्य के परिवर्तन के चरण भैया किस तरीके से बदलाव होते गए, आप सबको पता है कि भाषा क्या है भैया, एक तरीके का बदलाव है, एक तरीके का परिवर्तन है। क्योंकि डे बाय डे क्या होती जा रही है भाषा भैया, साल प्रति साल क्या होती जा रही है कि पहले से आसान ही होती जा रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसा होने का एक ही रीजन है कि पहले बहुत मुश्किल थी और धीरे 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 इसको सरल करते करते अब तक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने के लिए इसके अंदर मिला है। उसके बाद में भारतीय साहित्य परंपरा क्या चीज है, वैदिक साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ। वैदिक साहित्य के अंदर हम जानेंगे मेरे प्यारे साथी, हमारे जो 4 वेद हैं उनके बारे में भी जानेंगे। इसके अंदर हम ब्राह्मण के बारे में जानेंगे, आरण्य के बारे में जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे, उन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। यानी हमारे 4 वेद आपको पता होगा, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इनके अंदर भी क्या क्या चीज आती है इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर आता है वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय, यानी यहाँ पर हम एक एक ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। और अंतिम आता है जिसका आप वेट कर रहे हो मेरे प्यारे साथी, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जहां जिसका आप गहराई से इंतजार कर रहे हो कि सर हमें तो वही देखने हैं, एग्जाम में एग्जैक्ट वही आएंगे और हम अपने एग्जाम में अपना पेपर कर कर आएंगे। तो मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बताया था कि हिंदी में क्या है भैया, विवाद मिलेंगे, तो आपको उन पर नहीं जाना है। आप ओनली क्या कर रहे हो मेरे प्यारे साथी, 1 वीक सीरीज कर रहे हो, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर स्टडी करनी है। 1 वीक सीरीज आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है भैया, यहाँ
पर स्टडी करनी है, जैसा डाटा ये देगा, क्योंकि ऑप्शन वहां पर वही मिलने वाले हैं। 2024 के लिए न्यू सेशन आपके बीच में शुरुआत हुआ है मेरे प्यारे साथी, और क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी बुक से एक भी बाहर नहीं जाएगा और आपकी बुक से एक भी हम छोड़ने वाले नहीं। तो चलिए, टारगेट पता चल चुका है, तो अब करते हैं अपनी क्लास को शुरुआत। कहता है सर पहले हम पढ़ेंगे अध्याय में क्या पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी भाषा डे बाय डे क्या होती हुई परिवर्तन होती रही है, यानी प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, इस तरीके से होती होती हिंदी, तद्भव, तत्सम होते होते धीरे धीरे हमारी इस तरीके से बदलाव हो गए। अब बात आती है पहला टॉपिक पर, हम हेडिंग पर बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, यानी भारतीय साहित्य परंपरा क्या चीज थी। कहता है भारत में साहित्य लेखन की एक अत्यंत दीर्घ एवं प्राचीन परंपरा विद्यमान है। यानी भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत मेरे प्यारे साथी विविधता वाला देश है। आप सब जानते हो कि भारत एक बहुत बड़ा विविधता वाला देश है, और इसके अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी। तो इसी तरीके से ये कहता है कि भारत साहित्य लेखन की बात आएगी तो साहित्य लेखन की इस अत्यंत में दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। भैया दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, एवं प्राचीन मतलब बहुत पुराने समय से, बहुत पुराना भैया, बहुत बड़ा और बहुत पुराना है। यहाँ पर तमाम उन कवियों ने अपने अपने विचारों को अपनी अपनी भाषाओं में भैया लिखा है एक तरीके से। समझ रहे हो, बहुत विविधता वाला देश है भैया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कवि आपके आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग लिख डाला। ठीक है, फिर क्या कहता है, परंपरा अभिव्यक्ति मनुष्य का सहज एवं स्वाभाविक गुण है, इसलिए उसने सृष्टि के प्रारंभ में ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में भाषा की खोज कर ली। यानी अभिव्यक्ति मतलब भैया नॉलेज एक तरीके के, कि बंदे ये होती क्या, एक तरीके भाषा है क्या भैया। अगर हम बात करें जो हम अपने शब्द बोल रहे हैं वही तो हमारी भाषा है, उसी को क्या कर दिया गया, अगर हमने लिख डाला तो वो साहित्य में बदलाव हो गया। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी। तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम में भी विद्वान रहे हैं भैया उन्होंने, यानी भाषा एक्चुअल में उस टाइम भी तो थी। ये ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम में भैया गूंगा बेरा हुआ करते थे, वो भी तो बोलते थे, उनके भी तो कुछ मतलब विचार रहे होंगे, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, उस टाइम भी लिख डाला था भैया। ठीक है, भाषा समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप मानव हृदय में उत्पन्न हो रहे विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। भैया ये बात मैंने अभी आपको बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में, उनकी जबान से जो शब्द निकले वही भाषा बनकर आ गई। हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु निरंतर विकासमान रही है। ये तो हम जानते हैं भैया कि इस प्रकृति के अंदर, इस पूरे भारतवर्ष में भी एग्जाम्पल लें तो हम क्या है कि डे बाय डे हर एक वस्तु ने इंप्रूवमेंट की है, चाहे वो हमारा बड़दगाड़े से लेकर भी हमारे क्या है कि जहाज तक चले जाओ। यानी हमारा पहले क्या होता था भैया, गांव में ऊंट गाड्डा हो गया, बड़द गाड्डा हो गया, ये नॉर्मल सी चीजें हुआ करती थी। फिर भैया धीरे धीरे विकास, साइकिल बना दी, साइकिल से मोटरसाइकिल, कार से भैया बड़ी बड़ी अलग अलग बनाते बनाते जहाज पहुंच गए। अब तो आसमान छूने लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको पता हमारा चंद्रयान तक जाने लगे भैया, चांद पर जाने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से भैया क्या होने लगा, विकास होने लगा। इसके स्वरूप में हर क्षण परिवर्तन होता रहा। परिवर्तन तो भैया आप सबको पता है, प्रकृति में परिवर्तन होना तो जरूरी है, किंतु यह परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि हम उसे देख नहीं पाते, बल्कि महसूस ही नहीं कर पाते। कहने का मतलब क्या है कि परिवर्तन तो होता है लेकिन हम इसे देख नहीं पाते, तो हमें लगता है ये परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन हमारी डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देता हूं मेरे प्यारे साथी कि जिस तरीके से जमीन के अंदर हम क्या करते हैं, एक बीज को बोते हैं। क्या करते हैं, एक बीज, एक छोटा सा बीज जब हम जमीन के अंदर बोते हैं मेरे प्यारे साथी, तो ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन नहीं करता भैया, उसमें डे बाय डे परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हमें कब पता चलता है कि उसने भैया परिवर्तन किया, जब वो क्या है अंकुर फूट जाता है और बाहर एक पौधा बनकर निकलता है ना, तब हम जानते हैं कि भैया इसने परिवर्तन किया है। लेकिन भैया उससे पहले भी उसने बहुत सारा जमीन के अंदर ही परिवर्तन कर लिया था जिसे हमने देखा नहीं था।
ठीक है। उसी प्रकार से भाषा भी क्या है भैया, परिवर्तन करती रहती है, लेकिन हमें देख नहीं पाते। जब बड़ा परिवर्तन हो जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि भैया अब देखो, आज हम देखें ना, हिंदी भाषा हम देख रहे हैं, लेकिन ये भैया पहले क्या था, एक तरीके से पाली में थी। पाली को आज उठाकर देखो आप, पाली को, अपभ्रंश को, उनको उठाकर देखो, तो उनको देखते हैं तो आज हमें महसूस होता है कि क्या है, इसने परिवर्तन किया है। लेकिन आज भी ये धीरे 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 परिवर्तन करती जा रही है, लेकिन हम इसे महसूस तक भी नहीं कर पाते हैं। हमारे ध्यान में वह परिवर्तन तभी आता है जब वह बदलाव की अनेक सीढ़ियां पार कर हमारे ध्यान में आने योग्य प्राप्त कर ले। यानी बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है ना, तब हमारी आंखें खुलती है, कह रहा बाप रे अण तो क्या कर लियो, बदलाव कर लियो। समझ में आयो क्या? ये बात मैं अभी आपको बताकर आ चुका था कि जब वह बदलाव की अनेक सीढ़ियां पार कर लेती है, उदाहरण के लिए हम एक बीज मिट्टी में दबाते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ समय तक हमें उसमें हो रहे बदलाव का पता नहीं चलता। इतने समय के दौरान उसमें परिवर्तन को हम तभी देख पाते हैं जबकि वह दिखाई देने योग्य हो जाता है, अर्थात जब उसका अंकुर जमीन के ऊपर निकल आता है। इसी प्रकार भाषा ने उद्भव काल से लेकर आज तक बदलाव के अनेक सोपान पार कर लिए हैं। उसके प्रारंभिक अनेक परिवर्तन हमने आज भी अज्ञात है भैया, यानी उसके बारे में जानना अब भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। भारतीय साहित्य परंपरा का देखिए यहां पर क्या है, भारतीय साहित्य परंपराकार रूप भाषा की प्राचीनता का अनुमान विद्वानों ने 1500 ईस्वी से लेकर स्वीकार किया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ मतभेद मिलेगा, यानी रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग माने तो मैं यहाँ पर वीरगाथा काल और वो बता देता हूँ मेरे प्यारे साथी, थोड़ा स्पेस आएगा तब बताऊंगा आपको। यानी आपको बता दूं, इन्होंने क्या माना कि ये 1500 से लेकर भैया क्या हुआ, बदलाव हुआ है। कोई कहेगा भैया 800 ईस्वी से लेकर बदलाव हुआ है, कोई कहेगा 1000 ईस्वी से लेकर। तो आपने इस चीज को गहराई में नहीं लेना है कि भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपने उनको सारों को सही मानना होगा जैसा क्वेश्चन कहता है। कहने का मतलब तब से लेकर आज तक भाषा ने जितने स्वरूप बदले हैं उतने ही परिवर्तन के स्तर में भारतीय साहित्य की परंपरा में दिखाई देते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में परिवर्तन के यूं तो अनेक कारण होते हैं, किंतु उसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति होती है कि वह संधि कठिन से सरल की ओर विकसित होती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाषा परिवर्तन होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वह पहले कठिन थी, कठिन से धीरे 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 सरल होती गई। और सरल होने का कारण ही क्या है? क्योंकि अगर वो सरल नहीं होती तो आज की जनरेशन को भैया वो पढ़ ही नहीं पाती। कहने का मतलब अगर आज मुझको कह दे कि भैया तू अपभ्रंश को पढ़ ले, बात तो वही है, बात तो वही है, लिखा भी वही है, वही चीजें हैं उसमें, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और पढ़ नहीं पाऊंगा तो वहां की उन स्थितियों को जान नहीं पाऊंगा। और जानना मेरे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो भाषा का क्या है भैया, कठिन से सरल होना भी जरूरी है। यानी इंसानों ने ही इसको सरल बनाया अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आगे चलेंगे। कहता कि भाषा के परिवर्तन की कठिन से सरल की ओर होती गई। भाषा का सीधा संबंध हमारे मुख से उच्चारण अवयवों से होता है, या ना भैया हमारे मुख से ही है। हम जिस चीज को बोलना आसान, आज के टाइम में हम भी क्या है, अगर 4 शब्द है ना, उनमें से एक चीज जो सरल लगता है हम उसको याद करते हैं, बाकी 3 को छोड़ देते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें जो चीज याद होती है हम उसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, जो मुश्किल लगता है हम उसे छोड़ने की करते हैं। ठीक है? अब हाल फिलहाल में अगर आपको लग रहा होगा भैया समझ में नहीं आ रहा, तो आप भी क्या है और क्लास पर जाने की सोचोगे, लेकिन रुकोगे तभी समझ पाओगे। और मनुष्य की भूल प्रवृत्ति होती है कि वह प्रत्येक कार्य की जटिल और कठिन शैली को त्याग कर उस कार्य को करने के सरल तरीकों की खोज करता है। यानी भैया हम भी क्या है, हम भी चाहते हैं कि भैया हमारी पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाए, बस फैक्ट पता चल जाए, बाकी हम अपने आप लिख देंगे धुआंधार, पेज भरना हमारा काम है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो भैया मनुष्य क्या चाहता है कि हम कठिन चीजें छोड़ दें और सरल चीजों को ही कर लें। तो ये वही चीज है, आप पर ही लागू होती है। अगर अब भी नहीं समझ आएगा फिर कभी नहीं समझ आएगा, यानी मतलब आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास की कहानी इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार बोलते समय हम जिन उच्चारण अवयवों का प्रयोग करते हैं वे अपनी इसी मूल प्रवृत्ति के अनुसार उच्चारण के कठिन तरीकों के स्थान पर सरल तरीके अपनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। भैया ये क्या करते गए, स्टार्टिंग में जो कठिन था उसको सरल बनाते गए, बनाते गए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखते गए। लेकिन इन्हें नहीं पता चला कि भैया जो तुम लोग सरल बना रहे हो वो क्या है, भाषा में परिवर्तन होता जा रहा है।
वही तो भाषा में परिवर्तन होता जा रहा है। कहने का मतलब इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप भाषा का रूप बदलता है। भैया अभी बताया मैंने कि इन कमबख्तों को ये नहीं पता चला, यानी भैया थोड़ा सा ना गुस्सा मत मानना इस चीज से, कि इन्हें ये नहीं पता चला कि तुम जिसे शॉर्ट में बनाए जा रहे हो ना भैया, तुम लोग भाषा को बिगाड़ रहे हो एक तरीके से। भाषा को अब आज की जनरेशन तो उसको बिगाड़ना नहीं कहेगा, आज के लिए तो सरल हो चुका है, वो तो कहेगा क्या बात है भैया। फिर भी आज की लैंग्वेज को भी मुश्किल लगता है। अभी इस चैप्टर को ये भी शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, लेकिन ये भी मुश्किल लगेगा। अब इसका भी शॉर्ट करना जाएगा और इतना सा निकाल कर पेपर में लिख कर आएगा, समझ रहे हो? ठीक है, यही कारण है कि साहित्य की भाषा से बोलचाल की भाषा सदा भिन्न और सरल होती है। साहित्य मैंने आपको बताया था भैया, साहित्य वही चीज होती है जो गद्य और पद में हम लिख देते हैं। हमारे विचार होते हैं, हमारी जो भी चीज़ हमारे मन में आती है वो लिख दें, वही तो हमारी क्या होती है, वही तो हमारा साहित्य होता है। भाषा और साहित्य, अब दोनों में हम बात करेंगे कि भाषा और साहित्य में गहरा संबंध क्या है भैया। कहता भाषा जिस प्रकार कठिन से सरल रूप की ओर विकसित होती है, उसी प्रकार साहित्य में भी भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। कारण यही है कि भाषा वही तो है जो हम बोलते हैं, साहित्य वही तो है जो हम लिखते हैं। दोनों में संबंध एक ही है भैया। ये सरल होगा तो ये अपने आप सरल होगा, ये बदलेगा तो ये भी तो बदलेगा, समझे? यही बिंदु भारतीय साहित्य परंपरा का मूल आधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की मूल प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी प्रत्येक देश का भैया साहित्य क्या होगा कि वहाँ की जो जनता रह रही है, जिस समाज में वो रह रही है, वहाँ पर भैया जो चीज़ घटी जा रही है वही तो हमारा साहित्य होता है। क्योंकि इंसान वहां पर जो घट रहा है उसी को देखेगा, उसी पर विचार करेगा और उसी को ही लिखेगा, और वो लिखेगा तो वही तो हमारा क्या होगा, साहित्य होगा। क्या होगा, साहित्य होगा। मतलब क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहने का मतलब है कि प्रत्येक देश का साहित्य क्या होगा कि वहां की जनता जो देखती है, जो प्रतिबिंबित करती है, जो लिखती है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। भैया जनता बदलेगी, जैसे जैसे जनता बदलेगी, जनता के विचार बदलेंगे, वैसे वैसे साहित्य भी बदलेगा। आदि से अंत तक, आदि का मतलब होता है शुरू और अंत का मतलब क्या हो जाता है भैया, खत्म। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को प्रकटे हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही क्या होता है भैया, आपका साहित्य का इतिहास होता है। यानी इन्हीं चीज को दिखाना, इन्हीं चीज को मेरे प्यारे साथी दिखाना ही साहित्य का इतिहास होता है। इनका साथ में सामंजस्य मतलब एक तरीके से सामंजस्य मतलब उनमें भाईचारा बिठाना एक तरीके का, समझ रहे हो ना? यानी इन यहाँ की जनता का और साहित्य के बीच में संबंध बनाना ही क्या होता है, साहित्य का इतिहास होता है। स्पष्ट है कि किसी भी देश के साहित्य की विषय वस्तु का निर्धारण, अब देखो भैया कोई भी देश की साहित्य की अगर कोई निर्धारण है वो किस तरीके से होता है कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां, यानी वहां पर जो भी धर्म से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, राजा नेता से रिलेटेड है, और जो भी है XYZ वहां की, तथा उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम वही भाषा मानती है जो उस समय के लोक जीवन में अभिव्यक्ति का माध्यम हो। यह बात अलग है कि किसी भी लोक भाषा को साहित्य भाषा बनाने में एक लंबा समय बीत जाता है। यानी लोगों की एक आम भाषा को भैया एक भाषा साहित्य भाषा में कन्वर्ट करना 1 मिनट का काम तो है नहीं, काफ़ी टाइम लगता है भैया। बार बार बोले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि बाद में वहाँ पर जो मतलब नए बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको लगता है भैया यही भाषा है, तो 1 मिनट में नहीं होता, टाइम लगता है इस चीज़ को पढ़ने में। तात्पर्य यह है कि भाषा और साहित्य का क्या है भैया, गहरा संबंध है, गहरा और अभिन्न संबंध है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भैया एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर है, समझ रहे हो ना? यही कारण है कि भाषा ने समय के साथ साथ जितने रूप धारण किए हैं उतने ही साहित्य ने भी रूप धारण कर लिए, समझे? अब चलो भैया भाषा और साहित्य के परिवर्तन के चरण कौन कौन से हैं। तो भैया मैंने इसमें आपको बताया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है। आपने सीरियसली नहीं लेना, आपकी बुक में जो दिया है आपने उस पर गौर करनी है, मतभेदों में नहीं पहुंचना, क्योंकि हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा विवाद है, ठीक है ना? कहीं ज्ञानी बनने लग जाओ, ज्ञानी बनोगे तो बुक पढ़ लेना अलग अलग प्रकार की, ठीक है ना? यहाँ पर जो दिया है वो पढ़ा रहा हूँ, कहीं कॉमेंट में लिखो गुरुजी गलत करा दियो
बैठा तो 1000 ले गए, 1500 थे तो 1800 करा दियो। भैया मैंने कहा जो बुक में है वही करवा रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग हरियाणा में, अब देखो यहाँ पर मैं बढ़ा ही देता हूँ, तुम्हारी ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ा ही देता हूँ भैया। चलो तुम लोग मुझे गलत ना कर दो, कहीं मेरे को डर लगता है ना, तुम्हारा कुछ जाना नहीं मेरा कुछ रहना नहीं, फिर को गुरुजी गलत पढ़ा के निकल गए हो, ठीक है। चलो अभी दिखाता हूँ भैया, इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बनाने दो मेरे को। ये लो यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पर एक अलग ही बताऊंगा आपको आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, यानी अलग अलग किस तरीके से। भैया पहले क्या था, इन्होंने किस टाइम से बांटा कि इन्होंने 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1350 ईस्वी पूर्व को, इसको क्या नाम दिया इन्होंने, आदिकाल नाम दिया। क्या नाम दिया भैया, आदिकाल नाम दिया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा इन्होंने, आदिकाल। आदि का मतलब क्या होता है, शुरू, मैंने बताया। आदि का विलोम शब्द क्या होता है, आदि और अंत हमने पढ़ा है दूसरी तीसरी क्लास में। अंत का मतलब खत्म हो जाना, तो आदि का मतलब शुरू होना, यानी कब से शुरू हुआ भैया, 1000 से लेकर 1350 तक। और इसको इन्होंने कौन सा काल दे दिया भैया, वीर गाथा नाम, उपनाम क्या दिया इसे, वीर गाथा काल। क्या नाम दिया, वीर गाथा काल, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। वीर गाथा काल का मतलब क्या भैया, कि इस टाइम में जो आपके कवि थे ना, वो सारे के सारे वीर थे, यानी किसी के दबाव में काम नहीं करते थे, जो सच्चाई थी वही लिख डालते थे, चाहे वो जो का जो हो। मैंने आपको बताया भी है लास्ट क्लास में, जैसे आपको याद होगा कि अमीर खुसरो, बहुत बड़ा नाम आता है इसके वीर गाथा काल में। अमीर खुसरो एक कवि रहे हैं जिन्होंने क्या किया भैया, साफ साफ बहुत बड़े कवि हैं, जो क्या है, स्वतंत्र थे एक तरीके से, अपनी जो चीज थी स्वतंत्र रूप से लिखते थे, किसी के दबाव में नहीं। फिर हमने पढ़ा किसके, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई कौन थे भैया, चंद्रवरदाई आपके कौन थे भैया, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी। चंद्रवरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान के एक कवि थे, ये राजकवि थे, जो अपने राजा के बारे में जो जो सच था वो इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो के अंदर, चंद्रवरदाई ने, ठीक है। तो ये भैया कौन से थे, वीर गाथा काल के कवि थे। वीर गाथा काल में जो क्या था, वीर थे, एक तरीके से वीर थे भैया, यानी जो चीज लिखते थे बिना डर के लिख देते थे। फिर आपका क्या आया भैया, 1350 से लेकर कब तक आया, 1350 से लेकर 1600 कहाँ तक था भैया, मेरे को ना कन्फर्म याद नहीं है, लगभग यही रहा होगा, 1650 ईस्वी तक, ठीक है, 1650 ईस्वी तक। इस काल को क्या नाम दिया गया भैया, पूर्व मध्यकालीन, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। यानी उसका उपनाम क्या रखा गया भैया, ये था भैया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल के क्या बाद में कौन आता है भैया, आपका भक्ति काल आता है। कौन सा, भक्ति काल, कौन सा, भक्ति काल। अब भक्ति काल में क्या हुआ भैया, अब ये भक्ति काल याद करने का मतलब है कि इनमें महान आए, इन्होंने क्या भैया, वीर गाथा काल खत्म हुई, उसके बाद में इन्होंने कहा भैया तुम लोग तो भगवान की शरण में चल जाओ, भक्ति कर लो, जीवन संवर जाएगा। यानी इनमें नाम आता है हमारे महान कवि सूरदास जी के बारे में आप पढ़ते हो, सूरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास, मीराबाई है क्या, हाँ, तुलसीदास, मीराबाई के बारे में, ठीक है। ये सारे नाम आप किसमें, भक्ति काल में पढ़ते हो, ठीक है। अब बात यही खत्म नहीं होती, फिर आपका क्या होता भैया, 1650 से लेकर 1850 तक, ये 200 वर्ष ऐसे होते हैं जहां पर कौन सा काल आ जाता है भैया, उत्तर मध्यकाल। कौन सा आता है भैया, उत्तर मध्यकाल, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी होती है भैया, उपनाम इसका क्या था, रीतिकाल। कौन सा, रीतिकाल। रीतिकाल का मतलब क्या है भैया, यहां पर जो कवि आए थे, अब यहाँ पहले में कौन थे, वीर थे, उन्होंने जो सच्चाई थी वो लिखी। फिर आए भक्ति काल। भक्ति काल में क्या भैया, सूरदास जी और इन्होंने कहा भैया तुम लोग तो भगवान की शरण में चल जाओ, यानी भक्ति के बारे में बताया। अब भैया कौन सा आगे, रीति काल। रीति काल में आपके बहुत से कवि आए जो क्या है भैया, किसका प्रयोग करने लगे, अलंकार का प्रयोग करने लगे, श्रृंगार रस का प्रयोग करने लगे, छंदों का प्रयोग करने लगे, यानी अपनी पोइट्री को खतरनाक बनाने के लिए इन्होंने इन सब का भरपूर प्रयोग किया। तो वही हमारा क्या हो गया, रीतिकाल हो गया। और रीतिकाल के भैया कवियों के नाम तो मेरे को याद नहीं है कौन कौन से थे, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तभी देखेंगे। और इसके बाद में आपका कौन सा आता है भैया, ये कहां से आ गया, निकल ले क्लोज हो जा, ठीक है। अब आ गया हो भैया, अब से 1850 से लेकर अब तक, 1850 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, अब तक कौन सा काल चल रहा है भैया आपका, अब तक इस काल को नाम देते हैं गदकाल, नाम दे देते हैं इसको, क्या नाम देते हैं, गदकाल, ठीक है, गदकाल। भैया इस काल का नाम तो गदकाल, क्या इसको तो प्यार भरा काल नाम दे दो, चाहे आज का टाइम आप सब जानते हो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है ना।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी आजकल तो पोइट्री भी ऐसी आने लगी है कि ऐसे लगता कोई गीत सुना रहा है ना। तो भैया ये चीज़ थी, ये अलग अलग तरीकों से डिफाइन की गई है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि आप घबराना मत कि सर बुक में कुछ दिया है आप यहाँ कुछ करवा रहे हो। तो भैया अलग अलग जगह अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं भैया, और इन सब के अंदर क्या है आपको मतभेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है मेरे प्यारे साथी आपकी बुक में 1 वीक सीरीज में, मैं उसी पर चर्चा करना चाहूंगा। कहता है भाषा और साहित्य के परिवर्तन के चरण क्या थे कि जैसा कि हमने कह चुके हैं कि विद्वानों ने भाषा के उद्भव को अनुमानित समय 1500 ईस्वी के लगभग माना है, जब आर्य ईरानी और हरद लोगों से अलग होकर, आर्य क्या हुआ था, ईरानी और हरद लोगों से अलग होकर भारत आए थे। कौन? आर्य लोग। आर्य लोगों की बातें चल रही है। भाषा के इस विकास क्रम को समझकर ही इस भारतीय साहित्य की परंपरा को हम समझ सकेंगे एक्चुअल में भारतीय साहित्य परंपरा क्या रही है। तो इन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृत क्या था भैया, पहले क्या था वैदिक संस्कृत कि 1500 ईस्वी से लेकर भाषा के विकास का कौन सा चरण था, ये दूसरा। फिर कहता है लौकिक संस्कृत आया, ये कहां से कहां तक था भैया, 1000 ईस्वी से लेकर, ये भी दूसरा चरण। फिर आया पाली, पाली में क्या था 500 ईस्वी से लेकर, ये आपका तीसरा चरण था। उसके बाद में प्राकृत आया, प्राकृत में भैया कौन सी 1 ईस्वी से लेकर भाषा के विकास का ये चौथा चरण था। यानी फिर आया अपभ्रंश, पाली के बाद में क्या हुआ, यानी पहले था वैदिक, वैदिक से लौकिक हुआ, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से भैया अवहट अथवा पुरानी हिंदी 8वीं या 9वीं शताब्दी की बात कर रहा है। इस तरीके से क्या भैया हमारे इन्होंने कितने भागों में बांटा, इसको 6 भागों में बांटा। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा भैया। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 भागों में पूरी हिंदी साहित्य को इन्होंने बांट दिया। उसके बाद में भैया और आया कहता 1000 से 1100 ब्रज, अवधी, कनौजी, मराठों आदि क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। धीरे धीरे ऐसे करते करते भैया भाषा का आगे से आगे क्या होता गया, विकास होता गया। अब आगे बात करेंगे भाषा के विकास के उपयुक्त बिंदुओं से यह सहज हो स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे भाषा का स्वरूप बदलता गया वैसे वैसे साहित्य में विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बदलता गया। ठीक है, तात्पर्य यही है कि प्रारंभ में वैदिक संस्कृत में साहित्य लिखा जाता था। यानी स्टार्टिंग किसमें हुई थी भैया, मैंने बताया था वैदिक से शुरुआत। यानी कोई भी साहित्य जब लिखा जाता था तो भाषा कौन सी थी, भाषा भैया आपकी कौन सी थी, वैदिक थी। कौन सी थी, वैदिक थी। ठीक है, घबराओ मत, वैदिक थी भैया। वेद मतलब वेद, सामवेद, युजुर्वेद, इनमें लिखी जाती थी। ठीक है, अरे तेरे को क्या हो गया, तू मेरे को अंदर डालेगा ना। तो समझ रहे मेरे प्यारे साथी। अब चलो आगे, वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, फिर लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद में लोगों ने क्या किया भैया, इंप्रूवमेंट करते गए, पाली में लिखा, फिर अपभ्रंश में लिखा, ऐसे करते करते अवहट और अब तत्पश्चात भैया फिर व्रज में, अवधि में, कनौजी में धीरे 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 परिवर्तन होते गए और हिंदी में आ गए हम लोग। ठीक है ना। अब आ जाओ, अब प्रश्न यह उठता है, क्या उठता भैया, या मेरे को तो उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा ना, कि अब प्रश्न यह उठता है कि साहित्य में अभिव्यक्ति के माध्यम अर्थात भाषा के परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि एक्चुअल के अंदर साहित्य में भाषा का परिवर्तन करना क्यों जरूरी था भैया, इस पे बताओ। 1 घंटे से तुम लोगों ने हमारी दिमाग की दही कर रखी है। गुरुजी ये बताओ कि एक्चुअल में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों इसमें परिवर्तन किया गया। चलो तुम्हारा भी आज किस्सा खत्म कर देते हैं। कहता है इसका सीधा है कि सरल उत्तर है। भैया सरल उत्तर है तो इतनी देर क्यों बकवास कर रहे हैं। कहता है इसका सीधा सरल उत्तर है कि साहित्य चूंकि अपने समय की परिस्थितियों का प्रतिबिंबित है। यानी साहित्य होता क्या है कि जिस समय भैया जो चीजें थी वहां पर, प्रतिबिंब का मतलब है वहां पर कोई चीज बन रही थी, यानी जो चीज दिख रही थी वहां पर, वही तो हमारा साहित्य था। क्योंकि जो चीज वहां दिखी उसी पर कुछ लिखा गया, क्योंकि उस टाइम सच्चाई लिखी जाती थी और सच्चाई वहां पर जो बीत रहा है वही तो थी। यानी प्रतिबिंबत थी भैया, प्रतिबिंब थी, अर्थात साहित्य में वही अभिव्यक्त किया जाता था जो उस समय के समाज में राजनीतिक हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, भैया वहां पर जो घट रहा था वही उसमें लिखा जाता था। ऐसी स्थिति में साहित्य उसी भाषा में लिखा जाता था। भैया साहित्य मतलब वहां पर जो चीज थी, अब उस टाइम वैदिक संस्कृति थी तो भैया वैदिक में लिखा गया। उस टाइम है जैसा, अब देखो इंसान जैसा बोलेगा वैसा ही तो लिखेगा, इंसान जैसा बोलेगा वैसा ही तो लिखेगा मेरे प्यारे साथी, जैसे उसके विचार होंगे वैसे ही लिखेगा। तो उस टाइम वैदिक संस्कृति थी तो वैदिक में लिख दिया उन्होंने। ठीक है, जो भाषा उस समय की लोक प्रचलित भाषा ही अधिक से अधिक लोग उन विचारों को ही जान सके। अब भैया उस टाइम में जो थे, जो भाषा थी उसमें लिख दिया, लेकिन अब जो उस भाषा को जानते थे लोग तो उसी वही समझ पाए। आज मेरे को कह दे भैया तुम वैदिक संस्कृति को उठा के पढ़ लो,
अब मेरे को क्या पता चलेगा वहां पर क्या घटा था, और ना ही मेरे को समझ आएगी वैदिक संस्कृत। भैया मेरे को तो पूरी हिंदी समझ में नहीं आती, मेरे को वैदिक कहाँ से समझ में आएगी। लेकिन उस पुरानी हमारे इतिहास को पढ़ना भी तो जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि चंद्रवरदाई हो गए, अमीर खुसरो हो गए, ये वीरगाथा काल के कवि थे भैया। अगर उनके बारे में पढ़ा कब हमने, कि जब उनके बारे में ट्रांसलेट होते होते हम हिंदी में पहुंच गए, और हिंदी में हमने पढ़ लिया कि ये अमीर खुसरो है और इसने ये किया था भैया, चंद्रवरदाई है इसने ये किया था, पृथ्वीराज चौहान भी था, मोहम्मद गोरी से युद्ध भी किया, तराइन का युद्ध था। ये तभी तो पढ़ पाए जब हमें ये कन्वर्ट होकर हमें हिंदी में मिला, अदरवाइज हम तो पढ़ ही नहीं पाते। तो इसलिए इसमें परिवर्तन करना जरूरी हुआ। उम्मीद करूंगा समझ पा रहे होगे ना मेरे प्यारे साथी। कहीं मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ चिल्लाने, कहीं तुम कह दो नहीं जाने दो रे क्या भौंक रहा है। ठीक है, जो भाषा उस समय की थी उसके ऊपर है। ठीक है, अब जालो भी उनसे परिचित हो सके। इसके अतिरिक्त साहित्य समाज का मार्गदर्शन भी होता है। मार्गदर्शन मतलब पूरे समाज को दिखाता है, उस टाइम के समाज को, ठीक है ना, कि उस टाइम में समाज कैसा था। इसलिए भी उसका जन भाषा में लिखा जाना आवश्यक था। यदि ऐसा न किया जाता तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जनता को संगठित, जागृत और निर्देशित करना असंभव हो जाता। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 वाली क्रांति की बात है, ठीक है ना। अगर ये कन्वर्ट ना हुई होती तो भैया इस स्वतंत्रता संग्राम में जो लोगों को जोड़ा गया था तो वो कैसे जोड़ पाते। ये हुआ तो हमने लोगों को जोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जोड़ पाए थे। फिर न तो वे संस्थाएं किसी काम की होती, न समाचार कोई काम के होते, समाचार पत्र काम के होते, पत्रिकाएं न पुस्तकें जिन्होंने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का मतलब अगर ये चीजें ना होती ना तो हमें 1857 वाली क्रांति पढ़ने को पड़ती, क्योंकि हमें समझ में भी नहीं आती। हमें पढ़नी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें समझ में आ रही है कि उस टाइम क्या हुआ था भैया, रानी लक्ष्मीबाई क्या करके गई थी, ये चीजें हमें तभी तो पता चल रही है ना, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। ये बदलाव तभी जरूरी है मेरे प्यारे साथी, और आगे भी इन फ्यूचर भी बदलाव होते रहेंगे। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी अब देखो बदलाव हो ही तो रहे हैं। हिंदी से अब कहाँ चले गए भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए, अब इंग्लिश में चली जा रही है भैया। व्हाट इज दी पता नहीं, कोई तो कहता है कि भैया 75 कितना हुआ है, 75 तो पता ही कौन माना तो 75 पता है। ये बदलाव ही तो है। आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है भैया 75 घर ही रह जाएंगे, फिर अपना 75 ही चलेगा सीधा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यानी ये बदलाव ही है और ये बदलाव होना भी जरूरी चाहिए। भारतीय साहित्य परंपरा क्या चीज है, अब आ जाओ। अरे इतनी देर क्या पढ़ कर आया था भैया, मैं यही तो पढ़ के आया था। यानी वैदिक साहित्य भारतीय परंपरा का प्रारंभिक वैदिक साहित्य से होता है। यानी आपकी भारतीय साहित्य परंपरा ही क्या है भैया, वैदिक साहित्य परंपरा को ही भारतीय साहित्य परंपरा बोल देते हैं। कि भारत के पश्चिम भाग की बात की जाए, पश्चिमोत्तर की बात की जाए तो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथी, वैदिक संस्कृत बोला जाता है। इस भाषा में बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा चली जिसके विषय धार्मिक थे और लौकिक थे। वैदिक साहित्य के धार्मिक विषयों में यज्ञ, यानी उस टाइम क्या होते थे भैया, यज्ञ, देवता और उनके स्वभाव, उनके भेद आदि शामिल थे। वैदिक साहित्य में क्या थे, ये चीजें शामिल थी। तो लौकिक विषयों में मानव की इच्छाएं, संकट और उनके निवारण, समाज का स्वरूप, चिकित्सा, दान, विवाह और आदि, इन विषयों में समाज में विविध पक्षों का बोध होता है। वैदिक साहित्य, अब वैदिक साहित्य में हम अच्छी तरीके से जानेंगे मेरे प्यारे साथी, वेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। वैदिक के अंदर हम सारी चीजें जानेंगे भी, किस तरीके से उसके अंदर यज्ञ होते थे और यज्ञ में कौन क्या काम करता था। ठीक है, वैदिक साहित्य के विकास का समय जो था वो कहते हैं कि 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक साहित्य का विकास मौखिक परंपरा के रूप में हुआ। और इस मौखिक परंपरा का मतलब है ये बोलचाल की भाषा, ठीक है ना। मौखिक यानी भाषा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। लिखित मतलब जिसमें लिखा हुआ होता है, मौखिक मतलब जिसमें बोलकर हमारी बात को कहा जाता है। तो ये विकास किस में हुआ था भैया, मौखिक में हुआ था, मतलब बोलचाल वाली भाषा में हुआ था। और इस मौखिक परंपरा से
चले आते साहित्य को दीर्घ काल के बाद लिपिबंद कर लिखित रूप में प्रदान किया गया। और ये बोलचाल की जो भाषा थी, ये मौखिक यानी बोलने वाली भाषा थी, बाद में इसको लिपिबंद, लिपि मतलब जैसे अभी पंजाबी में पढ़ोगे तो पंजाबी की लिपि कौन सी है भैया, गुरुमुखी है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। इसी तरीके से इन्हें लिपिबंद कर दिया गया है, इनको लिख दिया गया, ठीक है, अपनी एक कोई लिपि में लिख दिया गया। वैदिक साहित्य का विकास, वैदिक साहित्य का विकास 4 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ भैया, पूछा जाएगा सीधा सीधा एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य का विकास कितने चरणों में हुआ है मेरे प्यारे साथी। तो भैया 4 चरणों में हुआ है। पहला आ जाता है आपका संहिता, कौन सा, संहिता। संहिता को भैया वेद भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वेद भी बोल देते हैं। वेद मतलब 4 वेद आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरा मेरे प्यारे साथी कौन सा आ जाएगा, दूसरा इसके बाद में कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, ब्राह्मण। क्या आ जाएगा, ब्राह्मण आ जाएगा। भैया लिखना गलत है, हिंदी लिखनी नहीं आती, थोड़ा ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान देना। ब्राह्मण आ जाएगा। ब्राह्मण के बाद में भैया तीसरा आपका आरण्य। आरण्य मतलब वन के अंदर लोगों ने क्या किया, आरण्य, ठीक है। और चौथा आपका आ जाएगा भैया उपनिषेध। कौन सा, उपनिषेद। ये लीजिए भैया, इस तरीके से भैया कितने चरणों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। उपनिषेद, आरण्यक, ब्राह्मण और एक आ गया संहिता। संहिता मतलब वेद, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इसके अंदर हम आगे और पढ़ेंगे, वेदांग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संहिता क्या चीज थी। अब यहां से आपके एमसीक्यू आएंगे जो आपकी क्या है, वाट लगा कर रख देंगे। वाट मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको समझ में भी आएगा लेकिन फिर भी गलतियां कराओगे, घर आकर कहोगे पेपर तो सारा कर दिया मैंने, ठीक है। यानी गलतियां होने के आसार यहां से ज्यादा बन जाते हैं। एक जैसे से दिखेंगे सारे के सारे, समझना होगा, गहराई से समझना होगा। ध्यान सारा मेरी तरफ कर लो, मेरी तरफ मतलब बोर्ड पर कर लो, कहीं मेरे को देखते चलो, ठीक है ना। संहिता मतलब क्या है कि संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह है। यानी पहली बात, पहला एमसीक्यू कि संहिता में क्या चीज होती है, तो वैदिक मंत्रों का संग्रह होती है। क्या होती है, वैदिक मंत्रों का संग्रह होती है। इन साहित्यों के 4 प्रमुख रूप है। कोई कितने, 4 है भैया। और पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद भैया। यानी संहिता के कितने, 4 वेद है मेरे प्यारे साथी। और 4 वेद हमारे कौन कौन से हैं आपको पता है। तो पहला आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। इनके ऊपर भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद में क्या आता है, सामवेद में क्या आता है, यजुर्वेद में क्या आता है, अर्थवेद में क्या आता है। हाँ, अभी के लिए इतना समझ लो कि संहिता को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संहिता में वैदिक मंत्र आते हैं भैया, ये चीजें जान लो बस। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा काम करने वाले 4 रीतिविजों अर्थात यज्ञ कराने वाले कार्यों को ध्यान में रखकर विभक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि यज्ञों को संपन्न कराने के लिए 4 रीतिवज है। अब रीतिवज क्या होता है भैया, इसने साफ साफ कह दिया। क्या, रीतिविजों का, रीतिवज क्या होता है, यज्ञ कराने के कार्यों को ध्यान में रखता है, उसे क्या बोला जाता है भैया, रीतिवज बोला जाता है, ठीक है। इसमें 4 आते हैं और इनमें 4 में पहला कौन सा है, होता। कौन सा, होता। क्या होता भैया, अगर तू ना होता, ठीक है। कहता पहला आता है होता। और होता का क्या काम होता है, देखो ये 4 होते हैं। रीतिवज कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये 4 में से पहला होता है होता। होता के अंदर क्या आता है कि जो देवताओं को यज्ञों में बुलाते हैं। पहली बात, क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भैया होता का काम क्या होता है, होता का काम क्या होता है। भैया क्वेश्चन भी होता ही हो गया। कहता जो देवताओं को यज्ञों में बुलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, होता बोलते हैं। या क्वेश्चन आएगा कि देवताओं को यज्ञों में बुलाने का काम किसका होता है, तो भैया 4 को 4 दे देगा, उसमें से आपने होता को टिक करना है। यानी जो होता है वो अच्छा ही होता है, ठीक है ना। देवताओं को बुलाते थे और ऋचाओं का पाठ करते हुए यज्ञ देवों की स्तुति करते थे। यानी ऋचाओं की, यानी जो यज्ञ कराया जा रहा है उसका पाठ करते समय यज्ञ देवों की क्या करवाते थे भैया, स्तुति करते थे। होता का प्रयोग के लिए उपयोगी मंत्र ऋग्वेद संहिता में संकलित है। और होता किसमें था भैया, होता आपका ऋग्वेद में होता है। किसमें होता है, ऋग्वेद में होता। भैया मेरे को होता होता कंफ्यूज कर दिया भैया, ठीक है ना। चलो आगे 2 चीजें समझने वाली थी। होता क्या करता है, देवताओं को बुलाता है, इसलिए किसमें होता है, ऋग्वेद में होता है, ठीक है ना। अब आगे चलो, अब आता है दूसरा आपका कौन सी, मैंने 4 बताई थी। पहला होता पड़ा है, दूसरा आपका अर्धव्यू। क्या है, अर्धवर्यु। क्या है, अर्धवर्यु। भैया रै पहले बोला जाएगा ना, ये रै पहले बोला जाएगा, अ-द-व-र-यु, अर्धवर्यु, ठीक है ना। बाकी समझ लेना। कहता जो यज्ञों का विधि पूर्वक संपादन करते हैं, पूछा जाएगा कि यज्ञों का विधि पूर्वक संपादन करता है वो कौन सा होता है मेरे प्यारे साथी, तो अर्धवर्यु, अर्धवर्यु होता है भैया। जो है छोड़ो यार, इसका नाम नहीं आता, ये होता है भैया, ध्यान रखना।
अर्धवर्यु, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इसके लिए उपयोगी मंत्र युजुर्वेद में, और ये किसके अंदर आता है मेरे प्यारे साथी, कौन से वेद में आता है, तो भैया ये आपका किसमें, युजुर्वेद में आता है। होता किस में आता है, ऋग्वेद में आता है। होता किस में आता है, ऋग्वेद। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अर्धवर्यु किस में आता है भैया, ये आपका आता है युजुर्वेद में, और इसका काम क्या होता है, यज्ञों में विधि पूर्वक संपादन करना। विधि मतलब नियमानुसार, ठीक है ना। अब आ जाओ भैया तीसरा पढ़ते हैं, होता पढ़ लिया, और दूसरा ये पता नहीं क्या था, इसको भी पढ़ लिया। अब आ जाओ उदाता। उदाता का क्या काम होता है, देखो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा यहाँ पर ये उद्गाता है, क्या है उद्गाता, इसका काम क्या है कि उद्गाता का काम यज्ञ में ऋचाओं का सस्वर गान करना, यानी सस्वर गान करने का काम किसका होता है, तो उद्गाता का होता है। किसका होता है, उद्गाता का। वह अपने मधुर स्वर से देवताओं को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न मतलब देवताओं को खुश करते हैं, और देवताओं को बुलाता कौन है, तो आपका होता बुलाता है। आप भी कहोगे सर जी ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा है ना, मुझे मेरे को भी मजाक ही लग रहा है। इनका उपयोग कहां पर, ऋग्वेद संहिता में मिलता है। किसमें मिलेगा, तो आपका भैया उद्गाता हो या होता हो, दोनों किसमें, ऋग्वेद में आएंगे। किसमें, ऋग्वेद में। और इसका काम क्या होता है ये याद रखना, तो ये देवताओं को गीत सुनाते हैं मधुर स्वर में भैया, और उनको प्रसन्न करते हैं। अब आता है चौथा ब्रह्मा। चौथा पार्ट कौन सा भैया इसका, ब्रह्मा। कौन सा, ब्रह्मा। ये चौथे ऋतवेज थे जिनका कार्य यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना। निरीक्षण मतलब है कि पूरे यज्ञ को ध्यान पूर्वक देखना कि उसमें कोई कमी ना रह जाए, यानी हर एक चीज उनको उपलब्ध करवाना। भैया ये काम किसका होता था, आपके ब्रह्मा का। क्यों, कि ब्रह्म सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मा। सृष्टि का रचयिता कौन है, ब्रह्मा है भैया। यानी ताकि यज्ञ क्या है भैया, संपादन में कोई त्रुटि मतलब कोई कमी न रह जाए। ब्रह्मा यद्यपि समस्त वेदों का ज्ञाता है, समस्त वेद मतलब इसको सारे वेदों का ज्ञान था भैया, सारे वेदों को ब्रह्मा को क्या था, ज्ञान था, किंतु उसका अपना विशिष्ट वेद अर्थवेद है। यानी ये किस में आता है भैया, ब्रह्मा किस में, अर्थवेद में आता है। किस में आता है, अर्थवेद में आता है। ध्यान रखना, मैंने 4 चीजें बताई है भैया आपको, होता बताया, अर्धवर्यु बताया, उद्गाता बताया, ब्रह्मा बताया, ठीक है। 4 वेद बताए, चारों वेदों का, 4 वेद ने भैया 4 ऋतुवेद बताए, और चारों का काम बताया, और चारों किस में आते हैं ये बताया। दोबारा देख लेना भैया, वीडियो इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार यही बताता चलूं ना। अब आ जाओ भैया, अब दूसरा पढ़ते हैं। हमने पहला पढ़ा, अभी किसको, संहिता को पढ़ा है, किसको, संहिता के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं भैया ब्राह्मण के बारे में। और पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन पता है ना क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं भैया, कि भारतीय साहित्य परंपरा किस तरीके से, यानी वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वैदिक साहित्य का विकास कैसे हुआ, ठीक है। अब आता है भैया ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या था कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य संहिताओं के मंत्रों द्वारा यज्ञों की व्याख्या करना था। अब ब्राह्मण का काम क्या था भैया, सुन लो। ब्राह्मण का काम था कि ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य संहिताओं के मंत्र जो थे उन्हें यज्ञों की व्याख्या करना, जो यज्ञ था उनके बारे में बताना, ठीक है। इस प्रसंग में बहुत सी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक बातें आई है। इन ग्रंथों में वैदिक धर्म का संगोपांग विवेचन किया गया। भैया पूछा जाएगा ब्राह्मण में क्या है, तो भैया धर्म, वैदिक धर्म का सांगोपांग है। क्या है, सांगोपान विवेचन है भैया, वैदिक धर्म का सांगोपान विवेचन है। वैदिक साहित्यों की प्रत्येक शाखा की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ पृथक पृथक है। ब्राह्मण ग्रंथ पृथक मतलब है अलग अलग, पृथक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथी, कि अलग अलग है। और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन से हैं, इनके बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे कि अलग अलग कौन कौन से हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ूंगा इसी के साथ में। अब आता है तीसरा हमारा आरण्य। आरण्यक, आरण्यक मतलब क्या होता है भैया, आरण्य पर्यायवाची होता है वन का। वन, जंगल, कानन, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। जिन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने अरण्य अर्थात वन के एकांत में दार्शनिक पक्षों का चिंतन कर उन्हें प्रस्तुत किया। यानी भैया जंगल में गए, जंगल में जाकर वन में बैठे, वनों में बैठकर क्या किया, बहुत सी चीजों को जाना था, मंत्र वेद ज्ञान सारा लिया, वो किस में आ गया, अरण्य में आ गया, ठीक है ना। ये ग्रंथ आरण्यक कहलाए क्योंकि इनकी रचनाएं अरण्य अर्थात वन में की गई थी। इनकी रचनाएं कहाँ की गई थी, वन में की गई थी। वैदिक कर्मकांड हो, अनुष्ठान की उत्पत्ति हो और उसके महत्व के विषय में ऋषियों का जो चिंतन हुआ उसे आरण्यकों में प्रस्तुत किया गया। भैया दोबारा सुन लो, आरण्य में क्या चीज आती है, कहता कर्मकांड हो, अनुष्ठान की उत्पत्ति हो या उसके महत्व के विषय में ऋषियों को जो चिंतन हुआ, जो इनके बारे में चिंता हुई, उन सारों का कहां पर मिलता
होता है, आरण्यकों में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के समान से ये ग्रंथ भी सरल गद्य में ही लिखे गए हैं। किसमें? सरल गद्य में लिखे गए हैं भैया। विभिन्न वैदिक संहिताओं की शाखाओं के आरण्यक भी पृथक थे। कर्म कांडी जन समुदाय को ज्ञान कांड की ओर लगने का प्रयास इन आरण्यकों में हुआ। इनका संबंध वानप्रस्थ आश्रम से था। कहां से था भैया? इनका संबंध वानप्रस्थ मतलब वनप्रस्थ आ गया, वानप्रस्थ आश्रम से था। मैं हर एक चीज को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से भैया आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। क्या? एमसीक्यू। अब आता भैया चौथा पार्ट यानी अंतिम पार्ट, यानी कहेगा कि वैदिक सभ्यता का, वैदिक साहित्य का अंतिम कौन सा था भैया, या वैदिक संस्कृति का अंतिम कौन सा था? तो उपनिषेध था। कौन सा? उपनिषेध था। पहला तो यहीं से बन जाता है एमसीक्यू आपका। तो कहता है वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषेध आता है। वैदिक साहित्य का विकास में चौथा चरण, अंतिम चरण उपनिषेध आता है। ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। इसमें दर्शन शास्त्र का विवेचन है और उपनिषेध में क्या मिलेगा? दर्शन शास्त्र का विवेचन मिलेगा। यद्यपि यह शास्त्र यंत्र तंत्र पहले भी संहिताओं और आरण्यकों में आ चुका है। हालांकि थोड़ा थोड़ा तो भैया उनमें भी आ चुका है, जो हम पहले पढ़ के आए ना, वन में पढ़ के आए, जंगल में पढ़ के आए। उपनिषेधों में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में बहुत गुड़ एवं रहस्यमयी विचार अभिव्यक्ति किए गए, यानी गुरु और शिष्य की वार्तालाप को इसके अंदर दिखाया गया है। इनके प्रमुख विषय आत्मा, ब्रह्मा, जगत के रहस्य आदि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने तथा वैदिक दर्शन को विकसित स्वरूप प्रकाशित करने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी भैया इसको क्या बोला जाता है? पूछा जाएगा वेदांत किसे बोला जाता है, या उपनिषेध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भैया उपनिषेध को वेदांत भी कहा जाता है और वेदांत को उपनिषेध भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना इस बात को। कहता मूल वैदिक साहित्य को समझने तथा उनका उपयोग बताने के लिए वेदांग ग्रंथ रचे गए। अब भैया इनको और अच्छे से जानने के लिए किसका प्रयोग हुआ? वेदांग ग्रंथ का। किसका? वेदांग ग्रंथ का प्रयोग हुआ। और वेदांग 6 माने गए। तो वेदांग कितने हैं मेरे प्यारे साथी? 6 है। एमसीक्यू पूछा जाएगा कि वेदांग कितने हैं, वेदांग के भाग कितने हैं? तो 6 भाग। भैया ये तो 4 ही किया मैंने, 6 भाग है, ठीक है ना। अब चलो, पहला है शिक्षा, यानी पहला क्या है भैया? शिक्षा यानी उच्चारण की विधि। कल्प में भैया कर्मकांड और आचार आ जाता है। फिर आता है छंद। छंद में अक्षरों की गणना के आधार पर पदात्मक मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण तथा नामकरण। और उसके बाद में आता है निरुक्त, ठीक है। उसके बाद में आता है व्याकरण तथा ज्योतिष। ज्योतिष में आता है यज्ञ के समूह का निरूपण। उपयोगिता की दृष्टि से वेदांग वैदिक साहित्य में रखे जाते हैं। यानी वेदांग को किस में रखा जाता है भैया? वैसे तो वैदिक साहित्य में रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये 6 थे भैया। शिक्षा था, कल्प था, ठीक है ना। पहला है शिक्षा, फिर छंद आ गया, और उसके बाद में आपका क्या था भैया? ये आपके देख लेना, 3-4 में बार बार नहीं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। उपयोगिता की दृष्टि से वेदांग साहित्य में रखे जाते हैं, जबकि इनसे संबंधित ग्रंथ लौकिक संस्कृत में लिखे गए। किस में लिखे गए? लौकिक संस्कृत में। वेदांग प्राय सूत्रात्मक है तथा वैदिक कर्म कांडों की विप्लवता को संक्षिप्त वाक्यों में अभिव्यक्त करते हैं। सूत्र साहित्य भी वैदिक साहित्य का अंग है। कर्म कांड से संबंध कल्प ग्रंथ सूत्र साहित्य में रखे गए। इनके प्रमुख 4 वेद है। कितने वेद है भैया? 4 वेद है। और 4 वेद कौन से? श्रोत्र सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। 4 सूत्र है भैया। पूछे जाएंगे कितने सूत्र हैं? 4 है। और 4 कौन से हैं भैया? तो श्रोत्र सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। भैया सूत्र क्या है? ये तो फॉर्मूले चल रहे हैं, मेरे को खुद को याद नहीं रह रहा क्या पढ़ाया जा रहा हूं मैं। श्रेति सूत्र में क्या आएगा? पहला है भैया कौन सा? श्रोत सूत्र यानी क्षेत्रीय सूत्र। क्या है? क्षेत्रीय सूत्र। इसमें क्या आएगा कि वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया का, यानी यज्ञ जो करवाए जा रहे थे, वैदिक यज्ञ जो कराए जा रहे थे, इसकी प्रक्रिया क्या है। फिर आता था गृहस्थ सूत्र। गृहस्थ सूत्र में क्या आता है कि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन, यानी गृहस्थ में मतलब घर परिवार वाली बातें सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और कर्म कांडों का। और धर्म सूत्र में क्या आता है? धार्मिक चीजें आ जाएगी, और सामाजिक नियम आ जाएंगे, कर्तव्य आ जाएंगे, अधिकारों का, इन सारी चीजों में। और शुल्क सूत्र में क्या आएगा? यज्ञ वेदिकाओं को नापने और उसके निर्माण की योजना। भैया यानी यज्ञ जिस वेदी में, वेदी की मतलब यज्ञ वेदिका मतलब जिसमें यज्ञ करवाया
बताया जा रहा है उसको माप तोल मतलब उसको मतलब कितनी एरिया में कितना करना है, ये सारी किसके अंदर आ जाएगी भैया। तो ये आपका चौथा जो आपका कौन सा है, शुल्क सूत्र। कौन सा, शुल्क सूत्र है। याद रखना, श्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, शुल्क सूत्र और आपका धर्म सूत्र, ठीक है ना। ये 4 सूत्रों में विभक्त किया गया। अब वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दीजिए। अब हमने जो 4 ग्रंथ हमने पढ़े थे, यजुर्वेद पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अर्थवेद पढ़ा, इन चारों को डिटेल में जानेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज है इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे।